देख सकते हैं जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आपको नजर आ रहे हैं मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नोएडा से सीधे जुड़ रहे हैं राजीव रंजन। तो राजीव, लिटरल एंट्री पर रोक 45 पदों की जिसको लेकर हम कल चर्चा कर रहे थे, जो रोल बैक लिया गया है, जो फैसला वापसी की गई है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, चिराग पासवान इसे अपनी जीत बता रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सरकार के सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन यहां सवाल ये कि 2014 से 24 तक जो मजबूत सरकार दिख रही थी ना, 370 हटाने जैसे, 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली वो सरकार, आज वो मजबूती क्या मजबूरी में बदल गई है? और क्या ये मजबूरी विपक्ष के आरक्षण खत्म करने वाले नैरेटिव को लेकर, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा, 71 दिनों में एनडीए 3.0 के 71 दिनों में 4 फैसलों पर पुनर्विचार, ये रोल बैक, या फिर ये विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसका दबाव है? किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए पूजा, वैसे तो आज आपको पहला सवाल संजय राणा से करना चाहिए था, जो लेटरल एंट्री की कल बहुत वकालत कर रहे थे और सारी बातें मैं तो कल जो कह रहा था आज भी कहूँगा। पहला सवाल आपको उनको करना चाहिए था कि इस रोल बैक को वो कैसा देखते हैं, और ये मोदी सरकार या एनडीए सरकार का 45 लोगों का एक साथ विज्ञापन निकालना गलत हो गया क्या, और सरकार को बाद में अपने गलती का एहसास हुआ और उसने प्रधानमंत्री के निर्देश पर यूपीएससी को कहा गया कि ये विज्ञापन वापस ले लिया जाए। अगला विज्ञापन अब एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ आएगा, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस का वैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी या उसके दूसरे लोग, उनके समर्थन के लोग ये तर्क दे रहे हैं कि मनमोहन सिंह का लेटरल एंट्री के जरिए ही वित्त मंत्री बने थे, तो उनको इस तरीके के मंत्री बनने की अगर बात होगी तो शायद भारत के इतिहास में जितना गैर राजनीतिक लोग इस सरकार में मंत्री हैं या ब्यूरोक्रेसी से आए हुए इस सरकार में मंत्री, उतना इसके पहले शायद ही कभी रहे हो। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनने से पहले आरबीआई के गवर्नर और विदेश मंत्री के सलाहकार, वित्त सलाहकार, इन सारे पदों पर रह चुके थे, और ऐसी किसी भी शख्सियत को किसी भी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए तो शायद उसका कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह को लोग पहले जानते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, वो विदेश मंत्री, वित्त सलाहकार और ये सब बाद में थे। उनका जो ज्ञान था वो पूरी दुनिया को पता था। ऐसे ज्ञानी लोगों को या ऐसे सिद्धस्त लोगों को कोई भी सरकार किसी भी पद पर ले आए तो उसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन विज्ञापन निकालना पड़े और 45 ऐसे लोगों को चुनना है जो अलग अलग फील्ड से आए हैं, और वहाँ पर सवाल उठेगा, और रिजर्वेशन का सवाल विपक्ष का उठा था। देखिए बहुत सारी बातें हैं। अगर आप देखें आज जो भारत बंद है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एससी आरक्षण को लेकर है, उसमें महत्वपूर्ण 2 बातें। एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का था कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर अपनी उस स्थिति से निकल चुके हैं, उनको अब छांटा जाना चाहिए, और जो लोग आरक्षण का लाभ अब तक न पा पाए हैं या अभी भी उनकी स्थिति वही है, उन लोगों को उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। दूसरी बात, कोटा में कोटा की बात कही गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि और भी उसमें बाकी और भी उपजातियां, जातियां जितनी हैं दलितों में, उनको भी कोटा में कोटा का एक प्रावधान किया जाए। और ये दोनों बातें दलित समाज को मोटे तौर पर नागवार गुजरी है। अभी तो केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि वो क्रीमी लेयर लागू करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन कोटे में कोटा पर अभी पार्टियां चुप हैं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी भी अपनी तमाम बैठकों के बाद ये क्लियर नहीं कर सकी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद उसकी पार्टी का फैसला क्या होगा। इसी तरह अलग अलग राज्यों के मंत्री अलग अलग बात कर रहे हैं। अगर आप केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को देखें तो कल ही उन्होंने बयान दिया है कि ये कोटे में कोटा लागू होना चाहिए। 18 दलित जातियों का सम्मेलन करके उन्होंने कहा है। देखिए कुल मिला जुला कर बात यह है, अगर मैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इन 2 राज्यों की बात करूं, दलित वोटों में दलित संख्या, जनसंख्या के हिसाब से 56% केवल जाटव उत्तर प्रदेश में है, और ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र में महार जाति के जो दलित हैं उनकी संख्या भी 50% से ज़्यादा है। कोटे में कोटा करने के बाद
ये नाराज भी हो सकते हैं और दूसरा पक्ष भी नाराज हो सकता है। और दलितों की एकता जो अभी तक रही है, क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा करने के बाद उनके बीच भी एक डिफरेंस पैदा होगा। मैंने आपके कार्यक्रम में एक दिन कहा था, जैसे ओबीसी लीडरशिप जब शुरू हुई तब वो ओबीसी लीडरशिप जिन लोगों के हाथ में थी, धीरे धीरे वो अब देखिए छिटक सी गई है। अब पिछड़ों की एकता नहीं है बल्कि जातियों के नेता बन गए हैं। तो इसी तरह से अगर दलितों में ये व्यवस्था की जाए तो फिर उसके अलग अलग नेता बनेंगे, उनकी अलग अलग डिमांड होगी, फिर शायद उनकी वो एकता न रह जाए जैसे आज पिछड़ों की एकता नहीं है। पिछड़ों के अलग अलग जातियों के अलग अलग नेता हैं और उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, संजय निषाद को देखिए, ओम प्रकाश राजभर को देखिए, दारा सिंह चौहान को देखिए, केशव मौर्य को देखिए, ये हर जातियों के जो छोटी बैकवर्ड जातियां जिनकी साइजेबल अमाउंट में पॉपुलेशन थी, उनके अपने नेता हो गए और सब अपने को बैकवर्ड नेता लगते हैं। लेकिन बैकवर्ड की एकता जो 52% की थी उसमें तितर बितर जरूर हो गया। अलग अलग पाले में दोनों तरफ ये है। इसी तरह से दलितों को ये आशंका लगती है और ये भारत बंद मुझे लगता है उसी के लिए। ठीक है।